यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें यह बताया जाए कि टेस्ट सीरीज के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। और दोस्तों, मैं मानता हूं ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं और उनमें से लगभग 10,000 के आसपास ही लोग पीटी क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारी पीटी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अपने रिपीटेडली प्रीलिम्स क्लियर करने के एक्सपीरियंस से मैं आपको आज बताऊंगा कि व्हाट शुड बी अवर बैंड ऑफ माइंड व्हाइल मेकिंग टेस्ट सीरीज नोट्स। दोस्तों, टेस्ट सीरीज नोट्स बनाते हुए आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो हाउ टू मेक रेलिवेंट एंड शॉर्ट नोट्स फ्रॉम टेस्ट सीरीज, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें आप क्या है, पहला पॉइंट, नोट डाउन ओनली इन्फॉर्मेशन दैट यू हैवंट स्टडीड अर्लियर फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बात याद रखना, जब आप टेस्ट देंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने ऑलरेडी कहीं पढ़ रखे हैं। अगर आपको आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया है या आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है, तो जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे टेस्ट करने के बाद, तो उस टाइम जब आप नोट्स बनाओगे तो ये नहीं है कि आप वापस उसी के नोट्स बना रहे हो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओर से। इसका बेटर तरीका ये है कि आप उसको उसी सोर्स से रेफर करें जहाँ से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उन पॉइंट्स के नोट्स मत बनाएं जो आप ऑलरेडी कहीं और से पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं, नो नीड टू नोट डाउन एवरी न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटी क्वेश्चंस, रादर रीड द बुक्स इन एरियाज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन करेक्टिंग आंसर्स। तो इसमें जो हिस्ट्री और पॉलिटी क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अधिकतर देखा गया टेस्ट सीरीज के जो सिमिलर क्वेश्चन है वो यूपीएससी जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें नहीं आते हैं। तो आपने क्वेश्चन देखा तो ये नहीं कि फिर उसके हिस्ट्री के नोट्स बना लिए, पॉलिटी के नोट्स बना लिए, फिर आपके ऐसे तो नोट्स टेस्ट सीरीज से नोट्स बनेंगे काफ़ी बल्कि हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि मान लो आपने गवर्नर का क्वेश्चन किया, तो आपका वो क्वेश्चन अगर गलत हो गया है उसमें टेस्ट सीरीज में, तो आप अपने सोर्स पे जाइए, जो भी आपकी बुक है उसमें आपके नोट्स हैं, तो उसमें गवर्नर का चैप्टर है, उसको होलिस्टिकली पढ़ लीजिए आप। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका चैप्टर होलिस्टिकली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि चांसेस कम है कि हिस्ट्री और पॉलिटी क्वेश्चन सेम टू सेम आपके रिपीट हो। तो इसीलिए हिस्ट्री और पॉलिटी में ये चीज़ ना करें, उसमें अपना जो सोर्स है उसी पे निर्भर रहें बिल्कुल। लार्जली टेक इन्फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम टेस्ट। और टेस्ट से अगर बात करें तो हमें जैसे कोई एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, कोई टर्म आई है जो हमारे करंट में चीज़ चल रही है, हमसे स्किप हो गई है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इनमें बहुत करंट का भी जाता है, कोई स्कीम है गवर्नमेंट, तो ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट से लेने की कोशिश करें। जो बेसिक चीज़ें स्टैटिक्स हैं वो आपको अपने बुक से ज़्यादा जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल मेक शॉर्ट नोट्स ओनली इफ़ यू हैव सफिशिएंट नॉलेज बेस, सो फर्स्ट स्टडी बुक्स एंड देन अटेम्प्ट द टेस्ट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नहीं है थोड़ा आपने पढ़ा और आपने फिर टेस्ट देने स्टार्ट कर दिया, फुल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। तो ऐसे नहीं है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया कि आप सेक्शनल टेस्ट तो दे सकते हैं, लेकिन आप पहले पढ़ाई कीजिए। तो कोई भी सब्जेक्ट है उसकी बुक्स पढ़िए अच्छे से, फिर आप टेस्ट दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके बहुत सारी चीज़ें तो आपकी बुक से कवर हो जाएंगी, फिर जो केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वही आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो पहले आप बुक्स पढ़ें अच्छे से, उसके बाद ही टेस्ट पे आइए। और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, उसके लिए मैंने आपको अब एक अलग वीडियो बना रखी है अपनी बुक लिस्ट वाली, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नो नीड टू राइट एवरी न्यू थिंग, यूज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर ओन विजडम टू नोट डाउन ओनली रेलिवेंट पॉइंट्स। अब ये भी नहीं है कि मैंने कह दिया कोई नई चीज़ मिले तो उसको नोट डाउन कर लो, इससे भी आपके नोट्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे। नोट डाउन नहीं, वही चीज़ें करनी है जो आपको लगता है अपने विजडम से या सिलेबस के पॉइंट ऑफ से आपने देखा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने एनालाइज किया, तब आपको लगा हाँ ये पॉइंट जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिपीटेड प्रैक्टिस से और स्टडी आप लगातार करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, सिलेबस देखोगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा हाँ ये चीज़ें क्या है आपकी एग्जाम से रिलेटेड रेलिवेंट है। तो उन्हीं पॉइंट्स को नोट डाउन करो, ये नहीं जो भी नई चीज़ देख ली उसको लिख दिया आपने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो जस्ट रीड सम पॉइंट्स इन एक्सप्लेनेशन रादर देन मेकिंग नोट्स। तो ऐसे कई बार आप देखोगे, कई अब ये भी नहीं है कि आपको हर चीज़ के नोट्स बनाने हैं, जैसे कि आप कई कई चीज़ें होती है एक्सप्लेनेशन में, आप उनको पढ़ लो, वो कई चीज़ कॉमन होती है, वो आपको वैसे भी चीज़ें याद रहती है, तो उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो कई चीज़ आप एक्सप्लेनेशन में से पढ़ो और बस को याद रखो रादर देन उनके नोट्स बनाए जाएं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट और इन डाउट और डाउट योर स्टडी सोर्सेज बाय सीइंग न्यू टर्म्स इन टेस्ट, जस्ट नोट डाउन देम एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, हम टेस्ट उठाते हैं, उसमें हमें एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो हमें लगता है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मान लो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो आपको लगेगा यार जो मैंने बुक पढ़ी है वो क्या सफिशिएंट नहीं है क्या, मैं एक और नई बुक पढ़ूँ क्या अब इसकी, क्योंकि हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो आप हर टेस्ट में एक नया टर्म मिलेगी आपको और आप परेशान हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, अपना बेस मटेरियल अच्छे से पढ़ना है,
फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किसी में भी आपको लग रहा है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके नोट्स बना लो आप, ताकि आपका टेस्ट भी हो जाएगा। मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया कि टेस्ट और टेक्स्ट, यानी टेस्ट और बुक्स, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप टेस्ट से भी ले सकते हो, तो उसको बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन मानो और उसको अपने नोट डाउन कर लो। पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं या मेरे को एक बुक और पढ़नी चाहिए एक सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसी जरूरत नहीं है। कुछ अपने बेसिक सोर्स रखो और कुछ इन्फॉर्मेशन टेस्ट से ले लो। तो ये तो पॉइंट्स हो गए क्या क्या आपको याद करने हैं। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने खुद ये टेस्ट दिया है विजन का, विजन IAS टेस्ट 3221 2020 का। तो इसको टेस्ट देने के बाद फिर मैंने नोट्स बनाए। तो पहले मैंने टेस्ट दिया, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। फिर उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने सारी पढ़ी है टेस्ट की जो भी थी। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद जो जो क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किए थे इंपॉर्टेंट है, उनके मैंने नोट्स बनाए शॉर्ट्स में। और वो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको लगे हाँ एग्जाम में रेलिवेंट है और मैंने वो कहीं और सोर्स से नहीं पढ़े हुए, तो उन्हीं के मैंने नोट्स बनाए। तो ये पूरा टेस्ट देने के बाद मैं कुछ 17-18 पॉइंट निकाले मैंने, तो उन्हीं के मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप देखो आप भी क्या, अब आपको करना क्या है, पहले आपको ये टेस्ट लेना है, ऑफलाइन मिल जाए चाहे ऑनलाइन मिल जाए आपको, टेस्ट नंबर 3221 2020 का। तो ये आप टेस्ट दीजिए, फिर आप नोट्स बना के देखिए और फिर इससे कंपेयर कीजिए आप कितने क्लोज हैं। तो इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो मैंने वैसे तो अगर आप देखोगे कुछ सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनमें से आपको मुश्किल से 7-8 पॉइंट मिलेंगे या 10 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट था तो इसमें मेरे को 17-18 पॉइंट मिले हैं। तो आप मानो ऑन एन एवरेज 15 के आसपास पॉइंट आपको हर टेस्ट से मिल जाएंगे। तो इससे आपका इन्फॉर्मेशन बेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हम देखते हैं, मैंने पहला पॉइंट मैंने निकाला लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप में मैंने क्या लिखा है कि ये जब एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रेट है वो ऑलरेडी क्लोज टू जीरो है। होना तो क्या चीज़, जब जब एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रेट लो होते हैं। पर लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि इकोनॉमी की बूस्ट नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी क्लोज टू जीरो है और क्या जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, बहुत कम है, डिप्रेस्ड है, और लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं रादर देन इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये 2-3 बातें मैंने देख ली कि लिक्विडिटी ट्रैप में होना तो क्या, वैसे मॉनेटरी पॉलिसी जब एक्सपेंसरी होती है होना तो क्या चाहिए, इकोनॉमी को बूस्ट मिलनी चाहिए, पर वो नहीं मिल पाती है। तो ये आप मेन बात याद रखो इसमें हर एक चीज़ में। अब देखो इकोलॉजिकल गिल्ड, इकोलॉजिकल गिल्ड में क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट एक्सप्लॉइट द सेम रिसोर्सेज और दैट एक्सप्लॉइट डिफरेंट रिसोर्सेज इन द रिलेटेड वेज। तो चाहे वो सेम रिसोर्स यूज करें, खाएं या यूटिलाइज करें, या यार अलग अलग रिसोर्स यूज करें रिलेटेड वे में, पर इसमें मेन बात क्या है कि जो रिसोर्स वो यूज करेंगे वो कंपीटिंग होंगे वो आपस में। तो ये वर्ड याद रखना है, वो कंपीटिंग। अब अगला पॉइंट है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये मेरे को लगा नई टर्म है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो 4 तो मेरे को पता है, फिर मैंने नोट डाउन कर लिया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये 4 होगी। और 5वीं को भी नोट डाउन कर लिया कि बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो बस मेरे को पॉइंट याद रहेगा, हाँ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। और इसमें फिर ये बात और इंपॉर्टेंट है कि BECs आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो ऐसी गैस, कोई गैस को जो लो डेंसिटी की है उसको कूल करने से बनती है फिफ्थ स्टेट। तो ये भी याद रखना आपकी लो टेम्परेचर पे होगी। फिर मैंने नोट डाउन किया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो इसके कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन किए। इससे बस मैंने सारा एक्ट, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसमें से मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया कि हाँ इसका काम क्या है इस एक्ट का, कि कंसोलिडेट करना है किसको, जो भी फॉरेस्ट है उनको, सॉट टू कंसोलिडेट एंड रिजर्व द एरियाज हैविंग फॉरेस्ट कवर। तो वो एरियाज जो है जिनमें फॉरेस्ट कवर उनको कंसोलिडेट करना है, और जो ये जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं इनके मूवमेंट को रेगुलेट करना है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स आप इसमें से याद रख लो। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके लिए जो गाइडलाइंस होती है एस्टेब्लिश करने के लिए, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में नहीं आती, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी मेरे को से। तो मैंने ऐसे क्या किया, सब में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर ली अपने नोट्स के लिए। अब अगला देखते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें बस ये बात याद रखनी है कि भाई बाइनियल इंडेक्स होता है, येल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ बनती है। फिर देखो चांगपा ट्राइब, एक ट्राइब का क्वेश्चन आया था, इसमें मैंने लद्दाख रीजन में ट्राइब होती है और बाकी ट्राइब्स के नाम भी लिख लिए कि बाल्टी, बेडा, बोट, बोटो, बोरोको, ड्रोपा, डार, सिन, चांगपा, ये क्या बाकी ट्राइब्स कहाँ के, लद्दाख के। तो इनको भी याद कर लूँगा, एक बार नज़र डाल लूँगा मैं, कुछ आएगा मेरे को एग्जाम में तो मैं एलिमिनेट करने में मेरे को हेल्प करेगी ये। और ये क्या करते हैं, पश्मीना रेयर, जो पश्मीना फाइबर फैब्रिक है उसको रेयर करते हैं। तो चांगपा ट्राइब्स रेयर चांगपा गोट्स दैट ईल्ड रेयर पश्मीना फाइबर। तो पश्मीना फाइबर बनाते हैं गोट से। तो बस ये आपको याद रखना, ट्राइब है और पश्मीना फाइबर से रिलेटेड है चांगपा। अब देखते हैं 15 फिनेंस कमीशन। तो 15 फिनेंस कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बार करंट का है। तो 15 फिनेंस कमीशन ने क्या प्रपोज किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। तो अब इसके 6 एरियाज हैं, किस किस एरिया में स्टेट अगर काम करेंगी तो उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। वो 6 के 6 एरिया मैंने नोट डाउन कर लिए। पहला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, दूसरा है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, देन इंसेंटिव फॉर एजुकेशन,
then enhancing trade including exports, then promotion of domestic and international tourism, and लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। तो बस आप एरियाज को याद रखना कि भाई एजुकेशन है, टूरिज्म, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, तो ऐसे आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्कीम, ये स्कीम वाला पार्ट होगा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसमें क्या है, पीएम स्वनिधि। तो इसमें क्या है, ये क्या है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और कौन सी मिनिस्ट्री, ये भी याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसमें कितना लोन मिलेगा, 10,000 तक का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7%। तो इसमें दो इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टाइमली अर्ली पेमेंट एट द रेट 7%। तो इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है, 7% की। तो इसमें 2-3 बातें आपको ये बात रखनी है कि जैसे भाई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के है, और ये कई बार फिगर भी देते हैं आजकल कि 1 लाख तक का लोन है, 5 लाख, तो ये भी याद रखना 10,000 तक का लोन है। और इंटरेस्ट सब्सिडी कितने की है, 7% की। तो ये 2-3 फिगर भी आपको याद रखनी है। तो मेन पॉइंट्स में नोट डाउन किए बस। अब देखो, क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया, केयर प्रोजेक्ट। तो ये बताएगा केयर प्रोजेक्ट किसका है, तो बस इतना ध्यान रखना कि केयर प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। फिर है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, ये क्या है, ये रिपोर्ट रिलीज की है अभी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। आईसीपी इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्टिव इनिशिएटिव अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और इसमें डेटा कलेक्ट होता है मोस्टली इकोनॉमिक्स रिलेटेड। और पीपीयू की टर्म्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स को कंपेयर करने में डेटा हेल्प करता है। तो ये 2-3 बातें याद रख लो कि रिलीज वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है। और किसके अंडर था, यूएनएससी के अंदर था, और यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर था। और काम किस लिए आएगा डेटा, कि डिफरेंट जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है उनको कंपेयर करने की टर्म्स में, किसकी, पीपीपी की टर्म्स में। और इंडिया में जो डेटा कलेक्शन का काम किया वो किसने किया, मोस्पी ने। मोस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ऐसे इसमें मेन पॉइंट्स आपके आगे। तो हर एक क्वेश्चन जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। एक्सप्लेनेशन तो वैसे आप सबकी पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उनके नोट्स बना लो, और उनमें भी नोट्स में भी मेन पॉइंट्स। तो अगला देखते हैं हम, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI। तो इसमें क्या बात है, रिसेंटली इंडिया रिसेंटली बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द GPAI इन जून 2020। तो इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर बना है इसका। दूसरा, सेक्रेटरीट का है इसके OECD में, ठीक है। तो OECD में ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें आपके क्या है, इसके सेक्रेटरीट है, और आपका क्या है, ये इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो ये पॉइंट हो गया इसके अंदर। अब है मर्केंटाइजिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन। अब इसमें बस आपको कंसेप्ट समझना है कि मर्केंटाइजिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन क्या होता है, कि एक फॉरेन कंट्री से दूसरे फॉरेन कंट्री में जब गुड्स जाते हैं, शिपमेंट होती है उनकी, और उसका इंटरमीडिएट इंडिया है, तो इस टर्म को बोलते हैं मर्केंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री थ्रू एन इंडियन इंटरमीडिएट। कोई भी इंडियन इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहा है, जैसे मान लो सऊदी अरेबिया से अगर कोई थाईलैंड सामान जा रहा है और इंडिया इंटरमीडिएट है, उसे इंडियन को इंटरमीडिएट है, तो ये कैसे ट्रांजेक्शन होगी, इसको बोलेंगे मर्केंटाइजिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो बस ऐसे कंसेप्ट समझो, आप आइडिया लगा लो। तो इतना ही आपको याद रखना है। अब देखते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना है। तो ये ज्योग्राफी और एनवायरमेंट क्वेश्चन हो गया, और रीजनिंग आगे इसके अंदर कि उसका रीजन क्या है, कि वो अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना है, इसलिए उसको मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं। अगला है कल्पसूत्रा। तो कल्पसूत्रा बस आपको याद रखना क्या है, कि ये टेक्स्ट है श्वेतांबर का, ठीक है। जो जैन के सेक्ट है श्वेतांबर जी, उनका है टेक्स्ट है ये कल्पसूत्रा। और किसने लिखा था, आचार्य भद्र भाऊजी ने लिखा था 4th सेंचुरी BC में। अब देखना है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF। तो ये नया फंड है, इसमें क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फंड इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और किस में काम आएगा ये, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय द पॉइंट ऑफ सेल्स, जो POS इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल भी और डिजिटल भी, तो इसको प्रमोट करने के लिए Tier 3 और Tier 6 सेंटर्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो ये फंड बनाया गया है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन किस का होगा, इनिशियल कंट्रीब्यूशन 250 करोड़ लगभग RBI भी देगा, और और बाकी इससे होगा हाफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक्स एंड कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री। तो इसमें आपको ये याद रखना, केवल सोनली RBI नहीं कर रहा है, ये तीनों जो पार्टीज हैं मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो बस आपको इतना याद रखना कि सोनली RBI नहीं कर रहा या बाकी और कोई नहीं कर रहा, तीनों पार्टी मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही है। Tier 3 और Tier 6 सेंटर्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। और किस लिए होगा ये, और ये पूछ लेगा फंड किसके लिए है, तो पॉइंट ऑफ सेल जो होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उनके लिए ये, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, फिजिकल और डिजिटल मोड में, दोनों में। अब बात करते हैं ग्रीन GDP। तो ग्रीन GDP क्या है, इज अ टर्म यूज फॉर एक्सप्रेसिंग GDP आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। बस आपको याद रखना कि एनवायरमेंट डैमेज जो भी हुआ है उसको एडजस्ट करने का जो भी GDP निकलती है उसको हम ग्रीन GDP बोलते हैं। अब है स्वदेश। तो ये स्वदेश की एक नई स्कीम है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो जो भी अभी ये कोरोना पैंडेमिक हुआ था, इसके कारण जो वर्कर्स हमारे वापस रिटर्न आए हैं,
तो उनको सुटेबली कैसे हम उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपनीज में प्लेस कर पाए, तो उसके लिए स्कीम बनाई है स्वदेश। इट्स एम टू एट मेकिंग द बेस्ट ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स रिटर्निंग टू द कंट्री ड्यू टू द ऑनगोइंग पेंडेमिक अंडर द वंदे भारत मिशन दिस। और ये किसके अंदर आता है? वंदे भारत मिशन के अंदर आता है। ये भी याद रखना आप कि जो ये स्कीम है ये वंदे भारत मिशन के अंदर है। दिस इज, और किस किस की इनिशिएटिव है? दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है। तो आप लोग देख लो, पहले आपको पर्पस पता लगा कि हाँ स्कीम किसके लिए है, वंदे भाई जो भी वर्कर्स आ रहे हैं उनकी उनकी जो स्किल है उनको बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। कौन किस मिशन के अंदर है? वंदे भारत मिशन के अंदर है। और कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। अब है लास्ट पॉइंट। तो इसमें एक साइंस टैग का क्वेश्चन था कि सोलर ऑर्बिटर क्या है। तो सोलर ऑर्बिटर क्या है? एक सोलर प्रोब के लिए है, ठीक है। सोलर ऑर्बिटर या सोलर प्रोब है, किसने डेवलप किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। स्पेक्टर आरजीई क्या है? रशियन जर्मनी हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। तो बस आपको याद रखना है कि ये चीज़ है और ये किस चीज़ के लिए है। तो स्पेक्टर आरजी क्या है? स्पेस ऑब्जर्वेटरी। और कंट्री कौन सी इन्वॉल्व है, ठीक है। हायाबुसा 2। हायाबुसा 2 क्या है? इज अ जापानीज मिशन टू स्टडी एस्ट्रॉइड राइगू। हायाबुसा 2 विल ब्रिंग द एस्ट्रॉइड सैंपल टू द अर्थ इन 2020। तो हायाबुसा 2 जापान का मिशन है, ठीक है। और किसके लिए? एस्ट्रॉइड की स्टडी के लिए। एस्ट्रॉइड का नाम आपको देखा है रेगू, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके तरीका कैसे मेन पॉइंट्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो ऐसे अगर आप मेन पॉइंट्स जो भी आपको लग रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और कोई ऐसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, तो इन्हीं के आप नोट्स बनाइए। तो इससे आपके नोट्स होंगे शॉर्ट और क्रिस्प बनेंगे। और इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।